हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप आपको तमाम विद्यार्थी को हार्दिक अभिनंदन के साथ ही आपको प्रत्येक प्रश्न का बारीकी के साथ विश्लेषणात्मक, तार्किक और वर्णनात्मक उत्तर दिया जाएगा। यदि किन्हीं विद्यार्थियों को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई डाउट, कंफ्यूजन रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से अपने विचार को प्रकट करेंगे। पहला प्रश्न जो है, पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार खालसा पंथ, सबसे पहला जो शब्द यहाँ पर आया है वो है आपका खालसा पंथ। तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा 1699 ईस्वी में। खालसा पंथ की स्थापना कब हुई? तो 1699 में ईस्वी में हुई। किसने किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया। कब किया? तो 13 अप्रैल, तारीख यदि देखा जाए तो 13 अप्रैल 1699 को सिख के 10वां गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया। और इसी उद्देश्य से खालसा पंथ की स्थापना को ध्यान में रखते हुए ही प्रत्येक वर्ष कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो बैसाखी। आपको पता होगा कि बैसाखी 13 अप्रैल, बैसाखी के दिन ही जब पंजाब में उत्सव का माहौल था, अमृतसर के जालियांवाला बाग हत्याकांड वो सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। वो बैसाखी का दिन था। बैसाख का महीना होता है और इसमें 379 लोग अंग्रेजों के अनुसार मारे गए। लोहरी जिसे हम लोग बनाते हैं बिहार, उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति, तिल संक्रांत। तो मकर संक्रांति जिस दिन मनाते हैं वही पंजाब में लोहरी व्रत, अर्थात उत्तर भारत के अधिकांश राज्य में जहां हिंदू लोग मकर संक्रांति मनाते हैं, उसी दिन सिख का जो धर्म का त्यौहार है वो है लोहरी। तीज भादो माह में भारतीय महिलाओं के द्वारा मनाया जाने वाला, अपनी पति की लंबी आयु के लिए मनाया जाने वाला यह एक त्यौहार है। और होला मोहल्ला होली के अगले दिन, होली जो पर्व है अर्थात वर्ष का पहला दिन, तो होली का अगला दिन होली मोहल्ला के नाम से मनाया जाने वाला पंजाबियों का ये एक महत्वपूर्ण पर्व है। उत्तर आपका हुआ बैसाखी। इसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट, सरोद एक के बाद यंत्र के, अब यहां पर देखिए किशन महाराज ये शास्त्रीय गायक हैं। किशन महाराज जो है ये शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। आमिर अली खां, इनका भी संबंध शास्त्रीय संगीत से है। पंडित रविशंकर ये सितार वादक हैं। पंडित रविशंकर और अमजद अली खान सरोद वादक हैं। भारत की नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ये प्रतिष्ठित सरोद वादक के रूप में अपनी पहचान बनाए हैं। रामकृष्ण मिशन कौन थे? तो कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर का पुजारी, कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर का पुजारी। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस ने स्पष्ट रूप से दिया कि जाति धर्म से ऊपर उठकर यदि आप भक्ति करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। यदि आप निरंतर मानव समाज सेवा में इन्हीं के विचार को जन जन तक फैलाने के लिए, विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। विवेकानंद का मुख्य उपदेश क्या था? मानवता की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। इन्होंने कहा भूखे व्यक्ति के पास भगवान की बात करना, धर्म की बात करना, धर्म और मानवता दोनों का अपमान है। इन्होंने मोक्ष का आधार बनाया कि मानवता की सेवा, गरीबी की सेवा, मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। और इसे गीता में क्या कहा गया? कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म ही धर्म है। तो भगवान का पूजा करना, मंदिर में बैठकर पूजा करना धर्म नहीं, बल्कि ईमानदारी से अपने कार्य को पूरा करना, मानवता की सेवा करना ही धर्म है।
निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में हड़प्पा नगर नहीं? हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपने पढ़ा होगा कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में से एक। इस सभ्यता का कुल क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। सभ्यता का कुल क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा, यह सभ्यता एक विशाल त्रिभुजाकार आकृति का है। सभ्यता का उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जो भाग है, इसका उत्तरी भाग मांडा जम्मू कश्मीर में है। दक्षिणी भाग दायमाबाद महाराष्ट्र में है। पूर्वी भाग आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, और पश्चिम भाग सुतकांगेंडोर अर्थात बलूचिस्तान में है। जबकि सुतका कोई और मुंडी गाक दो ऐसे क्षेत्र हैं जो अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। लेकिन उत्तराखंड में अब तक 1400 से अधिक केंद्र की खुदाई हो चुकी है। 1400 से अधिक नगर या स्थान के बारे में जानकारी मिल चुकी है, लेकिन उत्तराखंड में एक भी हड़प्पाई स्थल अब तक प्राप्त नहीं हुआ। हड़प्पाई स्थल मैदानी भाग में है। गुजरात का क्षेत्र में तो आपको फेमस रहा लोथल, रंगपुर, धौलावीरा, जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में शामिल किया। राजस्थान के क्षेत्र का कालीबंगा जिसे गरीब नगर कहा जाता है। हरियाणा का राखी गढ़ी को भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। प्रश्न आपके सामने, हर प्रश्न का जितना बेहतर तरीके से एक से अधिक ध्यान रखना है। जब आप अपने से घर पर क्वेश्चन बनाते हैं तो एक बार में केवल एक क्वेश्चन, लेकिन जब आप यहाँ जुड़ जाते हैं तो एक बार में एक नहीं, हर क्वेश्चन का 5 से 7 प्रश्न का उत्तर, एवरेज तौर पर 3 से 5 प्रश्न का उत्तर जानकर ही न्यूनतम समय में अधिकतम रिटर्निंग आपको प्राप्त होगा। तो हरियाणा का राखी गढ़ी, यदि प्रश्न कल पूछ सकता है कि भारत में अवस्थित हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल, तो हरियाणा का राखी गढ़ी। गुजरात का लोथल किस लिए प्रसिद्ध है? तो उसे बंदरगाह नगर कहते हैं। हड़प्पा का वह स्थल जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में शामिल किया, गुजरात का धौलावीरा। ये तमाम अपने आप में एक नया प्रश्न के रूप में आएगा, उसका भी उत्तर आपको देना है। चलिए अगला प्रश्न पर आइए। संसद, जब बोला गया संसद तो अनुच्छेद 79 के आधार पर संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों शामिल होता है। तीनों को मिलाकर संसद का गठन होता है। तो संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों शामिल हुआ। अब तीनों संसद के माध्यम से ही केंद्र सरकार बनती है। देखिए, राष्ट्रपति अपनी सलाह के लिए एक मंत्री परिषद का गठन करते हैं जो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होता है। लोकसभा या राज्यसभा को क्या बोलते हैं? विधायिका, विधि बनाने वाली संसद, अर्थात ये क्या होगी? राष्ट्रीय विधायिका। केवल लोकसभा तो होगा नहीं। राज्य की विधायिका को क्या बोलते हैं? राज्य की विधायिका को बोलते हैं विधान मंडल। क्या बोला गया? विधान मंडल। अनुच्छेद 168 के आधार पर विधान मंडल में राज्यपाल, विधान मंडल में विधानसभा और विधान परिषद, ये राज्य की विधायिका हो गई। अकेले लोकसभा होगा नहीं, अकेले राज्यसभा। राज्य की विधायिका आपको स्पष्ट कर दिया गया। आंसर देखिए पूरी तरह स्पष्ट हो चुका होगा। अब आंसर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। बैक स्टिक, अब देखिए अस्टिक सरी, अब बोलिए वॉलीबॉल तो हाथ और बॉल से खेला जाता है, इसमें अस्टिक की क्या उपयोगिता है? बास्केटबॉल भी क्या है? ये बॉल होता है जिसमें एक निश्चित स्थान से बॉल को गिराना होता है। यहाँ तो अस्टिक, और अस्टिक जो कि हॉकी में या बैडमिंटन में, चलिए उसको रैकेट बोलते हैं।
तो बैडमिंटन में उसको क्या बोलते हैं, रैकेट बोलते हैं। स्टिक का प्रयोग हॉकी में होता है। तो शब्द को यदि हम खेल से, बहुत बार तो खेल का ठीक है टर्मोलॉजी को याद रखना होगा, लेकिन बहुत बार होता है कि प्रश्न ही ऐसा होता है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, उत्तर तो स्वतः अपने आप आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए उत्तर डी एकदम सही है। भू दृश्य पर, भू मतलब भूमि, भू मतलब भूमि, दृश्य मतलब जो भूमि पर दिख रहा है। जल, पवन, हिम, बर्फ, विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाली क्षय, क्षय को क्या कहते हैं? क्षय मतलब क्या होती है? कमी होना। क्षय मतलब कमी होना। अर्थात जब मिट्टी, आप देखिए क्या है, जल पानी प्रवाहित होती है तो मिट्टी अपने स्थान से हट जाती है, अर्थात मिट्टी की मोटाई घट जाती है। पवन से चलती है, पवन के साथ धूल कण उड़ता है, अर्थात मिट्टी की वहां मोटाई क्षय हो जाती है। हिम प्रवाहित होती है पर्वतीय क्षेत्र में तो वहां मिट्टी टूटती है, अर्थात उसे अपर्दन कहते हैं। कायांतर मतलब रूप बदल देना। कायांतर मतलब क्या हुआ? आप पढ़ते होंगे कि अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान या आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान या आग्नेय चट्टान जब अपना रूप बदल लेता है तो उसे कायांतरित चट्टान के नाम से जाना जाता है। आपने पढ़ा होगा कि कोयला से हीरा बन जाता है, चूना पत्थर से, चूना पत्थर से संगमरमर बन जाता है। अब यहां पर चलिए तो आंसर क्या हो गया? अपर्दन। अपक्षय, अपक्षय मतलब होता है टूटना। अपक्षय मतलब होता है जब तेज प्रवाह के कारण वो टूटता है। लेटेराइट मिट्टी जो बनती है, आप पढ़ा होंगे, लेटेराइट मिट्टी ये अपक्षय के द्वारा बनती है। कौन सी विधि राष्ट्रीय आय, विश्व में राष्ट्रीय आय की आकलन का 3 विधि, विश्व में राष्ट्रीय आय की आकलन का 3 विधि? तीन विधि। पहला होता है उत्पाद विधि, जिसे हम लोग जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विधि कहते हैं। एक वित्तीय वर्ष, एक फाइनेंशियल ईयर में देश में कुल कितना उत्पादन हुआ। दूसरा आय विधि, जिसे हम लोग बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में हमारी कितनी वृद्धि हुई। तीसरा कहते हैं व्यय विधि को C+I, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। लेकिन बैंकिंग तो बैंक तो केवल एक सिस्टम बतलाता है। उत्पादन क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। एक वित्तीय वर्ष में देश की भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादित सभी अंतिम वस्तु, जितना भी प्रोडक्शन हुआ, प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में, तृतीयक क्षेत्र में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, सभी को कहते हैं देश का जीडीपी। हमारे देश की सीमा के अंदर तो बैंकिंग देखिए केवल क्या हो गई, ये तो एक क्षेत्र हो गया। स्पष्ट है उत्तर ये हो जाएगा। उत्तर चलिए डी आ भी चुका है। नाम यदि दिया जाए तो सुमित, ममता, रंजीत, राजेश, शुभम, ये तमाम का उत्तर सही है। भारत में वायुदूत, चलिए इसमें तो 1981 में इंडियन एक राज्य से दूसरे अंतरराज्यीय सेवा के लिए, इंटर स्टेट वायु सेवा के लिए वायुदूत एयरलाइंस की 1981 से शुरुआत हुई। स्थल मंडल, स्थल मंडल किसको कहते हैं? भू प्रॉपर्टी प्लस मेंटल, संपूर्ण भू प्रॉपर्टी प्लस मेंटल का ऊपरी भाग को कहते हैं भूपटल अर्थात स्थल मंडल। स्थल मंडल 10 से लेकर 200 किलोमीटर तक की इसकी ऊंचाई होती, इसकी गहराई या इसकी मोटाई होती है। और यहां पर देखिए भू प्रॉपर्टी जो है एवरेज तौर पर ये 6 से लेकर 100 किलोमीटर की मोटाई होती है, उसे बोलते हैं भू प्रॉपर्टी। और 100 से लेकर 2900 किलोमीटर की जो मोटाई होती है उसे बोलते हैं मेंटल। और 2900 से लेकर लगभग 6700 किलोमीटर की जो होती है
उसे बोलते हैं कोर। तो ये 3 विभाजन किया गया है। सबसे ऊपरी भाग को बोलते हैं भू प्रॉपर्टी, दूसरा भाग को बोलते हैं मेंटल और तीसरा भाग को बोलते हैं कोर। तो उसमें यही 10 से लेकर 200 किलोमीटर की जो ऊंचाई का है, ये 6 भी लिख सकता है, 6 से लेकर 200 किलोमीटर की ऊंचाई के क्षेत्र को स्थल मंडल के नाम से जाना जाता है। चलिए AKG आपका आंसर बी सही है। इन्हीं विद्यार्थी को कहीं भी कोई प्रॉब्लम दिखे तो आप जरूर कमेंट के माध्यम से अपनी बातों को रखेंगे। यदि हम GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GNP का देखिए परिभाषा ही होता है GNP, GNP बराबर GDP माइनस X प्लस M, जहां X क्या है, X है, X को यदि देखा जाए तो X क्या है, X है कि भारत में उत्पादित, जिसका उत्पादन भारत में जिसका उत्पादन हुआ लेकिन वह विदेश चला गया, वह हुआ X। और M क्या है, जिसका उत्पादन विदेश में हुआ और वो भारत चलाया। अब आइए NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट, NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास, माइनस मूल्यह्रास, यही इसका फार्मूला है। अब देखिए क्या हो गया, प्रश्न कहता है GNP में से मूल्यह्रास को घटा दें, मूल्यह्रास को घटा दें, तब घटाते हैं तो कौन सी समग्र आय प्राप्त होती है। देखिए NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट आपका पूरे फार्मूला पर, ये क्वेश्चन जो है पूर्णतः फार्मूला पर आधारित है। फार्मूला याद रहेगा, बेहिचक बिना किसी प्रॉब्लम के प्रश्न को आप हल कर सकते हो। ये फार्मूला पर आधारित। सकल घरेलू उत्पाद पहले बतला चुके हैं। एक वित्तीय वर्ष में देश की भौगोलिक सीमा, ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर देश की भौगोलिक सीमा, अंतिम उत्पाद जितना भी प्रोडक्शन हुआ, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सभी को रखते हैं। बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद को जब बाजार मूल्य पर अर्थात उसमें महंगाई, इन्फ्लेशन इत्यादि को जोड़कर जो कीमत निकालते हैं वो बाजार मूल्य पर होता है। निम्नलिखित में कौन क्रम दिल्ली के वंश के संदर्भ में सही है। चलिए देखिए, दिल्ली के वंश में 800 से लेकर 1200 ईस्वी, 800 से 1200 ईस्वी तक के काल को बोलते हैं राजपूत काल। 800 से 1200 ईस्वी के काल को बोलते हैं राजपूत काल। उसके बाद आइए 1206 से लेकर 1290 तक के काल को बोलते हैं गुलाम वंश। 1290 से लेकर 1320 के काल को बोलते हैं खिलजी वंश। 1320 से लेकर 1414 तक के काल को बोलते हैं तुगलक वंश। 1414 से लेकर 1451 तक के काल को बोलते हैं सैयद वंश। और 1451 से 1526 तक के काल को बोलते हैं लोधी वंश। चलिए अब विकल्प को देखिए तो जाहिर सी बात है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, राजपूत वंश 800 से 12। उसके बाद देखिए खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश। पूरी तरह स्पष्ट उत्तर हो चुका होगा, आंसर बी आ चुका है। AKG धन्यवाद, AKG आप उत्तर दे चुके हैं जो बी। प्रारंभिक तुर्क शासक, ये तुर्क शासक कौन हुए, जो खिलजी वंश गुलाम वंश हुए, ये खिलजी गुलाम सब तुर्क शासक कहलाए। तो यहाँ पर देखिए ये विकल्प नहीं होगा, यहाँ लोधी अंतिम है तो ये विकल्प नहीं होगा। कौन सा एक पद कवि हरिसेन, हरिसेन कौन थे, हरिसेन समुद्रगुप्त का, हरिसेन कौन थे, तो समुद्रगुप्त जिसका शासनकाल 335 से 375 ईस्वी रहा। तो समुद्रगुप्त का गुरु संधि विग्रह का, युद्ध एवं संधि का मंत्री था। कुमारा मात उसका सबसे महत्वपूर्ण महादंड नायक, तीनों विभाग का काम देख रहा था। लेकिन नगर श्रेष्ठी,
नगर श्रेष्ठी क्या था? ये तो व्यापारी हुआ करता था। नगर श्रेष्ठी व्यापारी के क्षेत्र में व्यापारी संगठन का, नगर के व्यापारियों के संगठन का ये प्रधान हुआ करता था। ये राजनीतिक अधिकारी नहीं बल्कि व्यापार से जुड़े हुए अधिकारी होते थे। जबकि मंत्री यहाँ पर कवि हरिसेन, जिसका प्रयाग प्रशस्ति, देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है? तो समुद्रगुप्त का गुरु हरिसेन है। प्रयाग प्रशस्ति से किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति के आधार पर ही समुद्रगुप्त को इतिहासकार B.A. अश्मिथ ने भारत का नेपोलियन 100 युद्ध का विजेता के नाम से भी पुकारे हैं। चलिए उत्तर दे चुके हैं। आशु से लेकर बाबू तक उत्तर दे चुके हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रतिपादक गंगूबाई हंगल किराना घराना जो यूपी के करौना, यूपी का एक जगह है करौना, अर्थात यूपी का मुजफ्फराबाद, यूपी का मुजफ्फरनगर, यूपी का मुजफ्फरनगर से जुड़ी हुई है। आपके गंगूबाई हंगल एक प्रख्यात गायिका, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत अलग अलग कालखंड के अलग अलग लोगों के द्वारा उसका काफी विकास विस्तार किया गया। भारतीय संगीत में आगरा घराना, ग्वालियर घराना, आगरा घराना के जनक माने जाते हैं तानसेन। 27 का मेरा गलत हो गया। आगरा घराना का जो है तानसेन के जो दामाद हैं वो आगरा घराना से संबंधित हो जाते हैं। संविधान में, चलिए बच्चों के कारखाना आपने पढ़ा होगा। संविधान का अनुच्छेद 24 कहता है, आर्टिकल 24 कहता है कि 14 वर्ष तक के बच्चे को कारखाना, खदान जैसी खतरनाक नौकरी में काम पर नहीं लगाया जा सकता। इसके अलावा बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 और बाल श्रम संशोधित अधिनियम 2010 कहता है कि बच्चे को कारखाना सहित घरेलू नौकर, कैंटीन, गैरेज कहीं भी रोजगार पर नहीं लगाया जा सकता है। अब देखिए यहाँ तो एक हो गया कि संविधान का अनुच्छेद 24। इसके अलावा बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम कब पास हुआ? तो 1986 में। बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम में संशोधन कब किया गया? तो 2010 ईस्वी में। इस संशोधन के द्वारा बच्चे को कहीं भी स्कूल टाइम में के बाद अपने माँ पिता के साथ वो घरेलू काम कर सकता है, लेकिन कहीं भी कारखाना से तो उसे काम पर नहीं लगाया जा सकता है। भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली प्रारूप समिति में कितने मेंबर थे? प्रारूप समिति में 1 अध्यक्ष और 6 मेंबर थे। कभी कभी प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या पर क्वेश्चन पूछता है। एक प्रारूप समिति में किस अध्यक्ष? तो भीमराव अम्बेडकर सभी विद्यार्थी को पता ही है, लेकिन कभी कभी वो क्वेश्चन पूछता है कि प्रारूप समिति के मेंबर का नाम क्या था। देखिए नाम याद रखना बेहद आसान है। प्रारूप समिति के मेंबर हैं गोपाल स्वामी आयंगर, नंबर 1। नंबर 2 है टी कृष्णामाचारी। नंबर 3 अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। नंबर 4 एन माधव राव। नंबर 5 अब मोहम्मद सादुल्ला। नंबर 6
उनका नाम है कन्हैयालाल, कन्हैयालाल मानिकलाल। अब देखो, अध्यक्ष तो भीमराव अंबेडकर हैं, इसके अलावा उसमें 6 मेंबर हैं। गोपाल, भगवान श्री कृष्ण का नाम, गोपाल भगवान श्री कृष्ण का नाम। टीटी कृष्णामाचारी, कृष्णा भगवान श्री कृष्ण का नाम। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कृष्णा भगवान श्री कृष्ण का नाम। एन माधवराव, माधव भगवान कृष्ण का नाम। कन्हैयालाल मानिकलाल, देखो कन्हैयालाल। तो एक तो अध्यक्ष हैं भीमराव अंबेडकर। अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष हैं भीमराव अंबेडकर। अब देखिए, एक मोहम्मद साहब हैं, एक अंबेडकर, बाकी आप कन्हैया, माधव, कृष्णा, कृष्णा, गोपाल। तो इसमें 5 नाम भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। एक नाम भीमराव अंबेडकर हैं, जिसका नाम तो तमाम विद्यार्थी को याद रहता ही है, और एक मोहम्मद साहब हैं। तो 5 भगवान श्री कृष्ण हैं, एक मोहम्मद साहब हैं, और भीमराव अंबेडकर के साथ राम जुड़ा हुआ है। भीमराव रामजी अंबेडकर, एक राम जी हैं, 5 कृष्ण जी हैं, और एक मोहम्मद साहब हैं। देखिए कितना आसानी से याद होगा। चलिए अगला प्रश्न आइए। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 के आधार पर राष्ट्रपति नियंत्रक महालेखा परीक्षक को नियुक्त करते हैं, जो नियुक्ति के बाद 6 वर्ष, नियुक्ति के बाद 6 वर्ष या 65 वर्ष की अवस्था, 65 वर्ष की नियुक्ति के बाद 6 वर्ष या 65 वर्ष की अवस्था तक, दोनों में जो पहले पूरा हो तब तक वे अपने पद पर काम करते हैं। महान्यायवादी नियुक्ति के बाद 6 वर्ष तक, या ऐसे मान लिया जाए कि उनकी नियुक्ति किया गया 55 वर्ष में, नियुक्ति 55 वर्ष में हुई, तो 55 6 61, 61 वर्ष की अवस्था में रिटायर कर जाएंगे। यदि नियुक्ति 61 वर्ष में हुई, 61 4 65, अर्थात 4 वर्ष ही नौकरी करेंगे, उम्र हो जाएगा 65 वर्ष, तो रिटायर कर जाएंगे। इसके पहले ही अपना त्याग पत्र, इसके पहले अपना त्याग पत्र ये राष्ट्रपति को दे सकते हैं। और हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो अर्थात संसद के दोनों सदनों के, संसद के दोनों सदनों के अलग अलग, संसद के दोनों सदनों, लोकसभा राज्यसभा में अलग अलग उपस्थित सदस्यों का 2/3, लेकिन कुल सदस्यों का बहुमत से। अर्थात जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी प्रक्रिया से नियंत्रक महालेखा परीक्षक को हटाया जाएगा, उसी प्रक्रिया से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाएगा, उसी प्रक्रिया से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाएगा। समान अवस्था में उसे महाभियोग शब्द बोला जाता है। लेकिन ध्यान रखना है, महाभियोग का प्रयोग संविधान में केवल एक बार अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के लिए किया गया है। तो जो प्रक्रिया से राष्ट्रपति को हटाते हैं, उसी प्रक्रिया से सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश को हटाते हैं, जिस प्रक्रिया से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं, उसी प्रक्रिया से नियंत्रक महालेखा परीक्षक को हटाते हैं, और उसी प्रक्रिया से मुख्य निर्वाचन, केवल और केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाते हैं। चलिए आंसर क्या हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को यदि हटाना है, तो इनके ऊपर लगाए गए आरोप की जांच अनुच्छेद 145 के आधार पर सुप्रीम कोर्ट करेगा, और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस तथा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सिफारिश से इन्हें राष्ट्रपति पद से हटा देंगे। महान्यायवादी यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, अर्थात उनकी इच्छा तक, जब तक पद पर बने रहें, राष्ट्रपति जब तक चाहें तब तक रहेंगे। तो इनको हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष को अनुच्छेद 94 94, अनुच्छेद 94 के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा, केवल और केवल लोकसभा, केवल और केवल लोकसभा बहुमत से हटा सकता है। तो चारों को हटाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो चुकी है। चलिए
अगला प्रश्न आइए, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है, अनुच्छेद 110 में स्पष्ट लिखता है, उस विधेयक को धन विधेयक कहते हैं जिसमें कर से संबंधित प्रावधान हो। संचित निधि कंसोलेटेड फंड, संचित निधि में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान हो। आकस्मिक निधि कंटीजेंसी निधि फंड से संबंधित प्रावधान हो। और कौन सा विधेयक धन विधेयक है, यह निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। इसके बाद कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित धन विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित धन विधेयक को अनुच्छेद 117 के आधार पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से चर्चा के लिए इसे लोकसभा में रखा जाता है। कहाँ रखा जाएगा? तो लोकसभा में। सर आपका ऑनलाइन क्यूज जीके चल रहा है? नहीं विद्यार्थीगण, फिलहाल तो ऐसा कोई ऑनलाइन जीके नहीं चल रहा है राजेश जी। सर यहाँ पर जो फिलहाल हम लेने के लिए आए हैं वो भी फिल इन द ब्लैंक्स में है, त्वरित स्टेपनी के रूप में है। यदि कहीं भी आपको मेरे द्वारा बतलाए जाने वाले किसी प्रश्न पर कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, कोई डाउट यदि हो तो आप उसको सामने रखें, मैं उसको बेहतर तरीके से हल करूंगा। अनुच्छेद 266 संचित निधि कंसोलेटेड फंड, अनुच्छेद 306 और 307 जो है ये आंतरिक व्यापार, ये अंतरराज्यीय व्यापार से जुड़ा हुआ ये अनुच्छेद 306 और 307 है। चलिए स्पष्ट हो गया। भारत में चंदन की लकड़ी आपने पढ़ा होगा, चलिए सिनेमा देखा, कौन है? पुष्पा झुकता नहीं कौन, तो कहाँ का है? दक्षिण भारत की है। चंदन की लकड़ी के लिए ख्यात वीरप्पन भारत में कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वो एक गैंग स्टार कह सकते या क्या कह सकते हैं उसको, स्मगलर हुआ करता था। तो चंदन की लकड़ी सबसे ज्यादा कर्नाटका, तमिलनाडु के क्षेत्र में चंदन जो है ये किस प्रकार का है? तो ये उष्ण कटिबंधीय चंदन। कैसा है? तो उष्ण कटिबंधीय अर्थात पतझर वन का ये उत्पाद है जो तमिलनाडु के क्षेत्र में, आंध्र कर्नाटका के क्षेत्र में। अब देखिए सोम की पहाड़ी, ये सोम की जो पहाड़ी होती है ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश सोनभद्र जिला में है, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला में है, ये होगा नहीं। शिवालिक की पहाड़ी, शिवालिक श्रेणी ये हिमालय का, शिवालिक श्रेणी जो है ये हिमालय का सबसे नवीनतम भाग, हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है जो कहां से कहां तक? तो सिक्किम से लेकर जम्मू कश्मीर तक ये फैला हुआ है। सतपुरा की पहाड़ी ये मध्य प्रदेश में है, सतपुरा की पहाड़ी ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र में है। देखिए एकमात्र पहाड़ को देखिए कि कौन सा पर्वत कहाँ है, बड़े आसानी से कॉन्फिडेंस के साथ उत्तर दे सकते हैं। चलिए हिना जी आपका उत्तर पूर्णतः सही है। किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक, तो एक प्रकार की उपाधि है। अब इसमें देखिए कि स्वर्ग से भारतीय शब्द है स्वर्ग नरक, तो स्वर्ग से उत्पन्न अर्थात भारत में विजय में किसने सर्वाधिक योगदान दिया? फ्रांसीसी डुप्ले, आपको पता होगा कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो 1749 से 54 तक लड़ा गया, इस युद्ध में पराजय के बाद फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को वापस बुला लिया गया। यदि ये वापस जब चलिए गया अर्थात राज को इससे लाभ तो हुआ नहीं, तो ये विकल्प होगा नहीं। अलबुकर्क 1509 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया और इसने ही 1510 ईस्वी में गोवा को जीता। क्वेश्चन पूछ सकता है अलबुकर्क कहाँ गवर्नर था? तो अलबुकर्क पुर्तगाल गवर्नर था,
पुर्तगाली का दूसरा गवर्नर था। भारत कब आया? तो 1509 में। अल बुकर्क की उपलब्धि क्या रही? तो इसने 1510 ईस्वी में गोवा को जीता। रॉबर्ट क्लाइव, अब रॉबर्ट क्लाइव पर आइए। तो रॉबर्ट क्लाइव जिसने कि बंगाल का, यदि भारत में कहा जाए तो भारत में विजय, अंग्रेजों की विजय की नींव, भारत में अंग्रेजों की विजय की नींव यदि किसी ने रखा तो वो लॉर्ड क्लाइव ही था। लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में ही प्लासी का युद्ध 1757, उसके बाद लॉर्ड क्लाइव ने ही 1765 में, लॉर्ड क्लाइव ने ही 1765 में बंगाल में द्वैध शासन को लागू किया था। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि किया था। अब देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में सफल रहा, लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस अमेरिका में, जब अमेरिका का, यूएसए का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो उसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस ही वहां का गवर्नर था अंग्रेजों का, और पराजित हो गया। तो ये पराजित हो चुका था। लॉर्ड क्लाइव ने ही भारत में अंग्रेजी सत्ता की, भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव रखा। लॉर्ड क्लाइव ने प्लासी का युद्ध में उसने नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया, और बक्सर का युद्ध में विजय के पश्चात बंगाल से लेकर दिल्ली तक के क्षेत्र पर अंग्रेजों का एकाधिकार को स्थापित करने में सफल रहा। तीनों गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन पहला 1930, दूसरा 1931 और तीसरा 1932। 3 गोलमेज सम्मेलन, तीनों इंग्लैंड में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले लिए थे तेज बहादुर सप्रू, जयकर और भीमराव अंबेडकर। और महात्मा पटेल और मदन मोहन मालवीय कभी भाग लिए ही नहीं। द्वितीय सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी गए थे। एक माह द्वितीय सम्मेलन था जहां महात्मा गांधी कांग्रेस की ओर से गए थे। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन शामिल हुए? तो भीमराव अंबेडकर। कौन शामिल हुए? तो तेज बहादुर सप्रू। कौन शामिल हुए? तो जयकर शामिल हुए। चलिए अगला प्रश्न पर आइए। यूरो क्या है? यूरोप की मुद्रा है, इसकी शुरुआत 1999 में हुई। वर्तमान में क्रोएशिया इसका 20वां देश बना। क्रोएशिया 20वां देश, जिसने इसी वर्ष 2023 में 1 जनवरी 2023 में यूरो को स्वीकार कर लिया। अब यहां पर देखिए क्या है, यूरोपीय संघ के केवल 20 राज्यों की एक सामूहिक मुद्रा है जिसे यूरो के नाम से जानते हैं। तो यूरो को शामिल करने वाला 20वां देश बना क्रोएशिया। कौन बना? ये देखिए, करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यूरो एक एकीकृत मुद्रा कब अपनाया गया? तो 1999 से। इस प्रकार से आपका करंट से लेकर वर्तमान दोनों प्रश्न को एक साथ इसमें हल हो सकता है। चलिए, महात्मा गांधी के विचार को टॉलस्टॉय के किस पुस्तक, अब आइए टेल ऑफ टू स्टीज से लेकर के, चलिए यहां शुरू कीजिए। माई स्टोरी, कमला दास की यह एक आत्मकथा है। कमला दास की आत्मकथा का नाम है। इसके अलावा देखिए यहां पर आइए, पैसेज टू इंडिया, E.M. फॉस्टर की पुस्तक है। पैसेज टू इंडिया E.M. फॉस्टर की। और ये पुस्तक है चार्ल्स डिकिंस की पुस्तक है। अब पुस्तक पूछ रहा है टॉलस्टॉय का। टॉलस्टॉय कहाँ का था? तो रूस का था। टेल ऑफ टू सिटीज, ये पुस्तक के लेखक चार्ल्स डिकिंस थे। टॉलस्टॉय का पुस्तक है नहीं। पैसेज टू इंडिया का पुस्तक का लेखक E.M. फॉस्टर, टॉलस्टॉय किताब है ही नहीं। माई स्टोरी कमला दास की पुस्तक है। तब एकमात्र बचा वार एंड पीस। महात्मा गांधी इससे काफी प्रभावित रहे। चलिए आंसर आ चुका है ए। पूनम कुमारी, धन्यवाद। पशुओं के प्रति क्रूरता, पशु अर्थात वन्य जीव, पशु को आपको पता है कि निरंतर पर होगा वन्य जीव, इसे
रखा गया है कहाँ, समवर्ती सूची में। संघ सूची में अविशिष्ट विषय के अलावा रेल, डाक, बैंक, बीमा, शेयर, ये सब रखा गया है। स्थानीय में विषय में आपका नगर निगम का हो गया, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र वगैरह। राज्य में आपका पुलिस, राज्य में पुलिस, पेयजल, लोक स्वास्थ्य इत्यादि विषय को। समवर्ती सूची में संविधान का अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 246 में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विभाजन है। संघ सूची में मूल संविधान में 97, वर्तमान में 100, राज्य सूची में 66, वर्तमान में 61, समवर्ती सूची में 47, वर्तमान में 52 विषय है। इस पर कानून बनाने का अधिकार, भारत एक संघ राज्य है, इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। अमरजी इदम उत्तर आपका सही है। गंगा और सोन, अब चलिए, गंगा नदी निकलती है उत्तराखंड से, गंगा नदी निकलती है उत्तराखंड से, उसके बाद यूपी, उसके बाद यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड और झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल और चलिए बांग्लादेश। सोन नदी, सोन नदी निकलती है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से, मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद झारखंड और झारखंड के बाद चलिए बिहार में प्रवेश करती है। अब यहां पर आप नदी को देखिए और राज्य को देखिए। कंबोज, राजधानी कहाँ है, राजपुर या हाटक। ये बात पड़ता कहाँ है, तो ये देखिए पड़ता है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर में। तो गंगा और सोन का जम्मू कश्मीर में कोई संबंध नहीं है। असमक, पोतन, असमक कहाँ है, राजधानी पोतन। ये गोदावरी, ये कहाँ है, तो गोदावरी प्लस नर्मदा नदी के बीच का 16 महाजनपद, जिसकी जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय, कौन से पुस्तक, अंगुत्तर निकाय से मिलती है। इसमें यही एकमात्र दक्षिण भारत का है। कोशल, कोशल उत्तर प्रदेश का, ठीक है, लेकिन यहां पर कोशल के क्षेत्र में सोन नहीं बहती है। मगध का क्षेत्र में देखिए गंगा भी बहती है और मगध के क्षेत्र में सोन भी बहती है। मगध के क्षेत्र में गंगा और सोन दोनों 60 का सी नहीं विद्यार्थीगण। कंबोज तो राजपुर हाटक क्षेत्र हो गया, वो तो जम्मू कश्मीर का हो गया। भारत में निम्नलिखित नदियों में कौन दामोदर की सहायक नहीं है, इंद्रावती नदी, ये गोदावरी की सहायक है। इंद्रावती नदी ये गोदावरी की सहायक है। तो गोदावरी की जब सहायक है, अब गोदावरी निकलती है महाराष्ट्र के, गोदावरी निकलती है महाराष्ट्र के नासिक से और आंध्र प्रदेश में राजमुंद्री के पास ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो और यहाँ दामोदर नदी निकलती है ये झारखंड से, दामोदर नदी निकलती है झारखंड से और वेस्ट बंगाल होते हुए बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। इंद्रावती नदी, तीनों नदी उसकी सहायक है, लेकिन इंद्रावती सहायक नहीं है। आंसर सी एकदम, धन्यवाद, उत्तर सही है। बी उत्तर नहीं, उत्तर सी होगा। चलिए, कौन सा संविधान का भाग सुमेलित नहीं है, अधिकरण। अधिकरण का उल्लेख संविधान का अनुच्छेद 323 का ए और बी में है। अब देखिए यहां पर भाग क्या लिख रहा है, भाग लिख रहा है 11। स्पष्ट है, उत्तर आपका ये गलत हो जाएगा, उत्तर जो है आपका गलत है। संघराज क्षेत्र भाग 8 सही है। अनुच्छेद 239, अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक का उल्लेख है। अनुसूचित जनजाति भाग 10 अनुच्छेद 244 और 244 ए में उल्लिखित है। अधिकरण 323 में है, जबकि ये भाग 11 दे रहा है। अब भाग 11 में वास्तव में है क्या, यदि देखा जाए तो भाग 11 का जो क्षेत्र है, भाग 11 में क्या आता है, 245 से 263
245 से 263, अर्थात इसे बोलते हैं केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध का ये क्षेत्र है। भाग राजभाषा ये अनुच्छेद 343 से 351 में है। तो अधिकरण, अधिकरण भाग 11 में नहीं बल्कि ये 14A का भाग है, 14A का भाग है, अर्थात आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी, 71 का सी। चलिए फिर आगे है अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग, 315 लोक सेवा आयोग, 280 वित्त आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338। कहता है कि चलिए सुमेलित कीजिए। अब चलिए नीचे में सुमेलित करने वाला है, मिला लीजिए। आप स्पष्ट रूप से कर दिया गया। इसका हो जाएगा 4, वित्त आयोग इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा 1। जो भी आपका उत्तर निकलता है वो स्पष्ट रूप से आप उसको निकाल लीजिए। चलिए इसी से जुड़ा होता है। संसद की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के आधार पर संसद का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाएगा? लिखता है अनुच्छेद 108 कि यदि साधारण विधेयक पर, यदि साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के आधार पर, तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के आधार पर संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, जिसकी अध्यक्षता अनुच्छेद 118A के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है। चलिए, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर अनुच्छेद 118 के आधार पर, ये तो पूर्णतः सही है, लेकिन वो कौन सी दशा है? कुछ दशा स्पष्ट किया नहीं, इसलिए विकल्प जो है उत्तर बी, तो एक तो सही है ही, एक तो हम केवल ये कर नहीं सकते हैं, दोनों ये भी उत्तर हो नहीं सकता है। तो बी और सी में सबसे बेहतर उत्तर बी ही है, क्योंकि कुछ दशा अनुच्छेद का इसने उल्लेख किया ही नहीं। कौन सी दशा? वित्त विधेयक पर बुलाया नहीं जाएगा, तो दशा का प्रयोग किया, कुछ दशा में ना अनुच्छेद का प्रयोग है, इसलिए उत्तर जो है बी ही सबसे ज्यादा सटीक उत्तर है। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में देखिए, भारत पर पहला आक्रमणकारी था ईरान का, ईरान का हखमनी वंशीय, ईरान का हखमनी वंश का शासक दारा प्रथम, दारा प्रथम भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण है। दूसरा है यूनानी, दूसरा आक्रमण है यूनानी अर्थात सिकंदर। और मौर्योत्तर काल में मौज के बाद पहला आक्रमणकारी हुआ हिंद यवन अर्थात यूनानी, उसके बाद शक, उसके बाद कुषाण अर्थात आंसर हो जाएगा ए। शक यहाँ गलत हो जाएगा। मौर्योत्तर काल में भारत पर 4 आक्रमण हुए, यूनानी, यूनानी के बाद शक, शक के बाद पार्थियन, शक के बाद पार्थियन और तब कुषाण। तो दिया गया विकल्प के आधार पर आंसर ए होगा। चलिए सभी का उत्तर सही है। मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो कौन था? ये हिंद यवन का राजा था, हिंद यवन अर्थात जो अभी आप पिछला क्वेश्चन में यूनानी देखे उसी से जुड़ा हुआ था। इसने बौद्ध धर्म को, इसने कौन सा धर्म को अपना लिया? तो बौद्ध धर्म को अपना लिया। और बौद्ध भिक्षु नागसेन ने पुस्तक लिखा जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो यह पुस्तक प्रश्नोत्तर क्रम में, प्रश्नोत्तर क्रम में अर्थात राजा मिलिंद प्रश्न पूछता है, नागसेन उत्तर देता है, पाली भाषा में लिखा गया पुस्तक है। नागार्जुन जिन्हें भारत का आइंस्टीन कहते हैं, इनकी पुस्तक है माध्यमिका सूत्र। और क्या है? प्रज्ञा, प्रज्ञा पारमिता। नागभट्ट, नागभट्ट राजा है, नागभट्ट राजा है और कुमारिल भट्ट विद्वान में आते हैं। तर्क संहिता
एक राजा कनिष्क, कुषाण वंश का शासक राजा कनिष्क के दरबार में रहने वाला, जिसमें 120 अध्याय और 8 खंड है। चरक संहिता को चरक संहिता में भारतीय, इसे आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमांत, मैंने देखिए आपको उत्तर दिया था, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी भाग, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तर भाग, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सभ्यता की जुड़वा राजधानी, राखी गढ़ी को हड़प्पा का भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में उत्तर मांडा, आलमगीरपुर, टाइमाबाद और बलूचिस्तान। चलिए, कभी कभी नदी भी पूछता है। यहां पर देखो हो गया चिनाब नदी। कौन नदी? चिनाब नदी। यहां पर है कौन नदी? हिंडन नदी। यहां पर है प्रवरा नदी, और यहां पर है दासक नदी। तो कभी कभी नदी पर भी क्वेश्चन पूछता है। ये जो है आपका जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में पड़ता है। विद्यार्थीगण बताइए, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? सही सुमिलित नहीं है। इल्तुतमिश रजिया का पिता थे। रजिया सुल्तान दिल्ली गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला शासिका, जो 1236 से 1240 ईस्वी तक लगभग 3.5 वर्ष शासन किया। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक 1210 से 1236 ईस्वी तक, और इसने ही राजधानी दिल्ली को बनाया। शाह तुर्कान इल्तुतमिश की पत्नी सही है। हमीदा बानो बेगम कौन है? ये हमीदा बानो बेगम अकबर की माता है। हमीदा बानो बेगम अकबर की माता है। हमीदा बानो बेगम कौन है? तो हुमायूं की पत्नी है। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री, जिसने पुस्तक लिखा था हुमायूं नामा। इसने अपने भाई के बारे में हुमायूं नामा, अर्थात आंसर सी हो जाता है, आंसर सी। चलिए विद्यार्थीगण, वेट फॉर 3 मिनट। क्यों बाबू? निम्नलिखित में से कौन पुस्तक नहीं? चलिए, तो एक ऐसा है गंगाबाई, इसमें कुछ विशेष है नहीं, कोई बड़ा नामी ग्रामीण व्यक्ति भी शामिल नहीं है। कौन एक विद्रोह का आरंभ सही सुमिलित नहीं है? अब यहाँ पर देखिए, झांसी का जो विद्रोह हुआ था, झांसी के विद्रोह की ये तारीख सुमिलित नहीं है। झांसी की विद्रोह की शुरुआत हुई थी 5 जून 1857 को। बैरकपुर में 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे ने अपने अधिकारी सार्जेंट बाग की घायल कर दिया था। लखनऊ में 4 जून जिसका नेतृत्व किए थे बेगम हजरत महल। किसने किया? बेगम हजरत महल। मेरठ में 10 मई से विद्रोह की शुरुआत हुई थी, क्योंकि 9 मई को 85 सैनिकों को बंदी बना लिया गया था। उसके विरोध में 10 मई से मेरठ में विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन इंद्र नारायण द्विवेदी, पंडित मदन मोहन मालवीय, इंद्र नारायण द्विवेदी के द्वारा किया गया। बाबा रामचंद्र ने अवध किसान सभा, स्वामी सहजानंद ने 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा, और पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री। आंसर बी सही है। निम्नलिखित में कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था? दिसंबर 1912 में। और इस बम कांड के आरोप में कई व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई थी। बम कांड के आरोप में
कई व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई थी। कौन कौन थे, नाम याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछता है। अमीर चंद्र पहला व्यक्ति थे जिन्हें फांसी दी गई। दूसरा है बाल मुकुंद, दूसरा है बाल मुकुंद, इन्हें भी फांसी दी गई थी। तीसरा व्यक्ति जो शामिल हैं अवध बिहारी, अवध बिहारी, इन्हें भी फांसी दी गई। और चौथा व्यक्ति हैं बसंत कुमार। इन चारों को 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के आरोप में फांसी सजा दी गई। अब देखो विद्यार्थीगण, अखिल भारतीय मजदूर संघ की स्थापना ही 1920 में हुई। युगांतर की स्थापना 1906 में। ये एक पत्रिका है, ये संगठन है ही नहीं। उत्तर ये हो नहीं सकता है। ये 1920 में हुआ। यूनाइटेड पेट्रियाट संघ, यूनाइटेड पेट्रियाट संघ जो है ये इनका है सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान। ये अंग्रेजों के समर्थक व्यक्ति में है। 3 विकल्प खत्म हो गई। अनुशीलन समिति जो कलकत्ता की गुप्त क्रांतिकारी संगठन थी। चलिए आंसर हो चुका स्पष्ट विद्यार्थीगण। अगला ये निम्नलिखित कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है। अरुणा आसिफ अली के बारे में तो आपको पता ही होगा कि इन्होंने ही 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व की। इन्हें बंगाल के क्षेत्र में वृद्ध गांधी के नाम से जाना जाता है। और कनकलता बरुआ 1942 में शहीद होने वाली पहली महिला थी। तो ये तीनों का संबंध है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से। लेकिन शांति घोष का कोई संबंध नहीं है। यह मिट्टी उच्च तापमान भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। निम्नलिखित में कौन लेटेराइट मिट्टी सही है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम की कमी नहीं बल्कि बहुलता होती है। तो बी नंबर गलत है, अर्थात केवल और केवल 1 नंबर। लेटेराइट मिट्टी भारत में कुल मिट्टी का 3.7% है। लेटेराइट मिट्टी पहाड़ी ढाल पर पाया जाता है। लेटेराइट मिट्टी जहां आर्द्र और गर्म उष्ण जलवायु होती है उस क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी चाय, कहवा इत्यादि खेती के लिए उपयोगी होता है। शिव समुद्रम तक कर्नाटका में 1902 ईस्वी में यहाँ जल विद्युत की शुरुआत हुई। कलपक्कम तमिलनाडु में वर्ष 2000 से यहाँ पर नाभिकीय ऊर्जा की शुरुआत हुई, अर्थात जल शक्ति और नाभिकीय ऊर्जा एक पड़ता है कर्नाटका में और एक पड़ता है। सर थोड़ा धीरे पढ़ाइए। चलिए जरूर धीरे पढ़ाएंगे विद्यार्थीगण, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा बंदरगाह, अब ये देखिए इगारका बंदरगाह चीन में नहीं बल्कि ये बंदरगाह रूस में है। इगारका बंदरगाह कहाँ है, रूस में। जकार्ता इंडोनेशिया, मांटेविडिया उरुग्वे, रॉटरडम नीदरलैंड, तीनों सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको में रियो ग्रांड नदी, ये नदी तो पूरी की तरह पूरी अमेरिका में बहती है। कोलोरेडो अमेरिका के सबसे सूखने वाले मतलब सबसे अधिक जलवायु से प्रभावित होने वाली नदी है। और अमेजन प्रवाह के दृष्टिकोण से, जल के दृष्टिकोण से विश्व की सबसे बड़ी नदी है और ये नदी दक्षिण अमेरिका में है। और अमेरिका और मैक्सिको ये कहाँ पड़ता है, ये है उत्तरी अमेरिका में। आंसर हो गया रियो ग्रांड। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम मनरेगा के लिए, मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, पहले इसका नाम था नरेगा। 2005 में नरेगा कानून बना। 2 फरवरी 2006 इसे आंध्र प्रदेश से इसे लागू किया गया। 2009 के अधिनियम के द्वारा इसे मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्र में काम मांगने पर पंचायत के माध्यम से
आपको वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। इसमें काफी धांधली की शिकायत है। तो मनरेगा पर नियंत्रण करने के लिए ये आपका नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम की शुरुआत की गई। तो मनरेगा कौन देखता है? मनरेगा ग्रामीण क्षेत्र के मंत्रालय है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय की यह योजना है, जहां गांव के गरीबों को रोजगार देने के लिए चलाई गई योजना है। चलिए अगला प्रश्न है, किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग, चलिए कृष्ण बबी लीला लाला को मिला है, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। पुरुष हॉकी 2023 जो कि आपके भुवनेश्वर भारत के भुवनेश्वर में खेला गया था। इसमें जर्मनी ने बेल्जियम को पराजित करके विश्व कप हॉकी भारत केवल एक बार 1975 में, भारत ने केवल एक बार 1975 में विश्व कप हॉकी को जीता है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में और पहला हिंदी सम्मेलन 1975 भारत के नागपुर में आयोजित किया गया। इस हिंदी सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के द्वारा की जाती है। तो 12वां हिंदी सम्मेलन फिजी में जो प्रशांत महासागर का एक द्वीप है। 8 मार्च 2023 को किस अभियान थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया? विद्यार्थीगण इसमें एक भी विकल्प सही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो थीम था वो थीम है टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। एक भी विकल्प यहां पर एम्बेसी इक्विटी जो है ये आपका जो मनाया जाता है, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम नहीं है, बल्कि महिला समानता दिवस का थीम है। यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, ऐसे उत्तर ये दिया हुआ है तो अंतर्राष्ट्रीय महिला बल्कि महिला समानता दिवस जो प्रत्येक वर्ष 26 अगस्त को मनाया जाता है उसका है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम था टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। तो यहाँ प्रश्न जो है थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। राज्य में कंबम, देखिए कंबन रामायण आपने यकीनन तौर पर देखा होगा, तो तमिलनाडु का है। जीआई टैग शुरुआत कब से हुई? 1999 जीआई टैग अधिनियम एक्ट पारित हुआ। 2004 में सबसे पहली बार दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग प्राप्त हुआ। बिहार के क्षेत्र में भी देखिए भागलपुर का जर्दालू आम, मगध का मगही पान, दरभंगा या उत्तर बिहार का मखाना, मुजफ्फरपुर का शाही लीची, ये सबको बिहार में भी जीआई टैग प्राप्त है। तो जीआई टैग जब प्राप्त होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर का बाजार मिल जाता है। आंसर हो गया। विद्यार्थीगण यहाँ पर प्रश्न का सेट समाप्त होता है। ये बतलाइए किन्हीं विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कहीं डाउट, कोई कंफ्यूजन? मैंने हर प्रश्न का जितना संभव हो सकता था उससे जुड़ा हुआ अदर प्रश्न जो बन सकता था, अदर प्रश्न जो पूछा जा सकता था, मैंने प्रयास किया कि आपको हर एक प्रश्न पर न्यूनतम 3 से 5 प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम बनाया जा सके, आपको उचित मार्गदर्शन किया जा सके। तो मैंने विश्लेषणात्मक वर्णनात्मक तरीके से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न किया। कितनी सफलता मिली ये तो आप बताएंगे। क्या हालचाल बुआ? ठीक ठाक। चलिए अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बताने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कौन बच्चे बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बोला जा रहा है, सुनने का प्रयास करेंगे। बोला जा रहा है
कि एक व्यापारी के पास क्या है, के पास एक वजन तराजू है जो 1 किलोग्राम के लिए 1300 ग्राम दिखाता है। वह आगे अपने क्रय मूल्य में 15% की वृद्धि करता है, शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इसका कहने का क्या अर्थ हुआ, समझने का प्रयास करेंगे कि एक तराजू है और वो तराजू क्या करता है कि 1 केजी के बदले में, वो 1 केजी के बदले में 1300 ग्राम वजन को दिखाता है। कितना दिखाता है, तो 1300 वजन को दिखाता है। तो सुनोगे, ध्यान दोगे, तो इसमें बनाने का तरीका क्या है कि 1000 ग्राम का दाम, हमेशा 1000 ग्राम का दाम जो है हम क्या मानेंगे, 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया मानेंगे। ये सीपी होता, 1000 ग्राम का दाम क्या मानेंगे, 1000 रुपया। ठीक है, लेकिन उसने 1000 ग्राम नहीं, वो 1300 ग्राम मूल्य को रख रहा है। कितना तोल रहा है बुआ, 1300 ग्राम। तो 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया, तो 1300 ग्राम अगर तोलेगा तो बताओगे 1300 ग्राम का दाम 1300 रुपया होगा। ठीक है, 1300 रुपया होगा। अब बोल रहा है वो 15% की वृद्धि करता है मूल्य में, क्रय मूल्य, वो उसे क्रय मूल्य 1300 रुपया लगेगा, और उसमें वो जो क्या करता है कि 15% का वृद्धि करता है। 15% का फ्रैक्शन मान होता है 3/20। 20 में 3 का वृद्धि करता था, कितना था, 23/20 रुपया लेता है, 23/20 लेता है। इसको काट देंगे तो वृद्धि होकर क्या हो जाएगा, ये कटेगा तो 6 दूनी 12, 5, 23 गुना 5 कर 65 करेंगे तो ये कितना रुपया आ जाता है, कितना रुपया में वस्तु को बेचा जा रहा है। देखोगे 5 तिया 15 का 5 बाकी आता में 1 6 तिया 18, 5 दूनी 10 और 18 28, 28 और 1 29 के 9 बाकी हाथ में 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 1495 रुपए में बेचा जा रहा है। 1000 रुपए का वस्तु 1495 में बेचा जा रहा है। तो आप मुझे बताओ कितना का प्रॉफिट हुआ सर, 495 का प्रॉफिट हुआ। कहां से, तो 1000 से। और परसेंटेज लगाने के लिए क्या करेंगे, तो 100 से गुना करेंगे। बताओ 00 से 00 कट गया तो ये क्या हो जाएगा, 4 9 1 अंक के बाद 49.5% की प्रॉफिट होगी। बी नंबर, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया है वृत्त, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 86 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 66 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और उस त्रिज्यखंड के कोण का मान 60 डिग्री है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो एक बात बताओगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री का मान है 66। ठीक है, तो पाई का मान 22/7, और सुनोगे, और आर स्क्वायर, आर तो निकालना है, थीटा का मान 60 है। ठीक है, दिया गया है 60 डिग्री एंगल है, और बट्टा में 360 डिग्री बराबर में 66। तो ये 0 से 0 कटेगा, 6 से कटेगा, 6 बार में 22 या 66, और ये उधर जाके गुना हो जाएगा 6 तिया 18, आर स्क्वायर बराबर 6 तिया 18 गुना 7। इसको लिख सकते हो 9 गुना 2, 7 दूनी 14, और ये स्क्वायर जब उधर जाता था स्क्वायर रूट हो जाता है, तो 9 का स्क्वायर रूट करोगे 3 हो जाएगा, 7 दूनी 14 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो 14 हो जाएगा। तो 3√14, 3√14, ये सी नंबर आपका आंसर होगा। क्या होगा, सी होगा। बहुत बढ़िया। क्या इसमें कोई दिक्कत है, बताओगे? सी नंबर। चलिए वो आगे बढ़ रहे हैं। इसे बताएंगे, वह निकटतम संख्या जो इतना से बड़ी और 765 से पुनः विभाज्य है वह ज्ञात कीजिए। एक बात बताओगे, इतना से क्या है, वह निकटतम संख्या जो कि 8007 कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000,
87,501 से बड़ा किससे डिवाइड है बाबा, किससे डिवाइड है, जल्दी से बताओगे एक बार किससे डिवाइड है। तो सर जी डिवाइड करना चाह रहा है वो 7,765 से। तो एक बात बताओगे क्या इसमें 5 है, तो है सर। तो वही डिवाइड होगा जिसके अंत में 5 हो, जो 5 को विभाजित कर दे। जो संख्या पूरा पूरा 5 से जो विभाज्य हो जाएगा वह संख्या सबसे पहले होगा। इसके अंत में 5 नहीं है, 5 का विभाज्यता का नियम ये तो नहीं होगा। 1 2 3 संख्या है और इसमें देखिए ये क्या है, तो ये देखो 7 6 कितना होता है, देखोगे 13 13 5 हो गया 18, 18 मतलब 9 का मल्टीपल। अंकों को जोड़कर देखेंगे 9 का मल्टीपल, क्या देखेंगे बुआ, 9 का मल्टीपल। तो 9 का मल्टीपल आप देखिए कौन सा है, तो आप देखेंगे 8 7 15, ठीक है 15 15 और 9, 15 9 24 हो जाएगा, ठीक है 24 हो गया। 24 और 7 31, 31 और 5 36, 36 ये मल्टीपल हो रहा है, ये होने की संभावना है। ऑप्शन ए देख लेते हैं, ऑप्शन ए हो रहा है, हाँ ऑप्शन ए में आ गया 9 का मल्टीपल, ये हो सकता है। ये देखोगे 8 8 16, ठीक है 16 9 25, 25 7 32, 32 5 37, ये नहीं होगा, सी नहीं होगा, ये तो पहले ही कट गया था। इसको देखोगे 7 7 8 7 15, पहले देख लो 7 14 14 14 7 21, 21 और 5 26, 26 और 8 कितना हो रहा है 26 8 34, नहीं ये भी नहीं होगा, यही ए हो जाएगा। आंसर हमारा ए होगा, आंसर हमारा ए होगा, ए ही होगा जी, बहुत बढ़िया बुआ, ए ही होगा। क्या होगा, ए होगा। हम उसको ट्राई करके देखेंगे। सबसे पहले तो हम भाग देकर, ये 5 है अंतिम में जिससे भाग दिया रहा, ये 5 का मल्टीपल लग रहा है, तो आप ऑप्शन में देखिए वही होगा संख्या, क्योंकि पूरा पूरा विभाजित करना है, तो जो 5 का मल्टीपल होगा वही होगा। तो सबसे पहले अंतिम में देखेंगे, 5 का विभाजिता का नियम होता है अंतिम में 0 या 5 हो, ठीक है। और ये देख रहे कि 9 से भी विभाजित हो रहा, तो ये जिसको जिसको विभाजित करेगा वो भी 9 से विभाजित होना चाहिए, क्योंकि इसका देख रहे तो 18 आ रहा अंकों का जोड़, 18 आ रहा अंकों का जोड़ मतलब 9 से विभाजित है, तो 9 से विभाजित करने के लिए देख लीजिए एक ही को यही संख्या है, चलिए 45 होगा। ये बताएंगे, ये बताने का प्रयास करेंगे। बोला जा रहा है रुचि खुशी और तेजू एक कार्य को क्रमशः 30 40 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि खुशी और तेजू दोनों हर तीसरे दिन रुचि की सहायता करते हैं तो रुचि कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कौन बच्चे बताएंगे, थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे। ए होगा, ठीक है देखते हैं बुआ, सुनोगे ध्यान दोगे। बोला जाता है 3 व्यक्ति मिलकर एक कोई काम है, मान लीजिए टोटल वर्क इसमें वो करना चाह रहा है। कौन कौन है, तो एक रुचि है, रुचि बोल रहा है 30 दिनों में। उसके बाद कौन है, खुशी है, कैसे खुशी मान लीजिए वो 40 दिनों में। और एक और है तेजू, तो टी से तेजू मान लीजिए कितना 60 दिनों में, ठीक है 30 60 40 का एलसीएम होता है कितना 120 मान लीजिए। मान लीजिए 120 काम करवाना है, तो जो है रुचि 30 दिनों में 120 काम, तो एक दिनों में 4 काम। ये 40 दिनों में 120 काम, तो एक दिनों में 3 काम। ये 60 दिनों में 120 काम, तो एक दिनों में 2 काम, ठीक है। ये सबकी इफिशियंसी आ गया। क्वेश्चन के अनुसार बोल रहा है कि यदि खुशी और तेजू दोनों हर तीसरे दिन रुचि को सहायता करे, मतलब रुचि पहले 2 दिन अपने मन से काम करेगा, फर्स्ट और सेकेंड डे 2 दिन से, तो एक दिन में 4 काम, तो 2 दिन में 4 दूनी 8 काम रुचि करेगा। और अब तीसरा दिन जब आएगा, थर्ड डे जब आएगा, तो रुचि के साथ में खुशी भी होगा और तेजू भी होगा। तो बताओगे रुचि 3 काम करेगा, रुचि 4 काम करेगा, खुशी 3 काम और तेजू 2 काम, 4 3 7 2 9 के स्पीड से काम होगा। तो बता दोगे दो हमेशा यही कर्म चलेगा, यही साइकिल चलेगा, हमेशा इसी तरीका से चलते रहेगा। बताओगे ये 2 और 1 3 दिन बीत गया, तो 3 दिनों में बताओगे कितना काम हुआ, तो 8 और 9 17 काम हो रहा है। तो एक बात बताओगे 17 काम, हर एक 3 दिन में 17 काम होगा, तो 120 काम तक पहुंचने के लिए देखोगे 17 में कितना से गुना कर दे ताकि 120 पहुंच जाए। तो 17 कितना 17 17 7 19 से 17 7 7 से गुना करें, 17 7 19 से 119 हो जाएगा। और 7 या 21 दिन में 119 काम हो गए, एक काम और बचा, तो एक काम कौन करेगा, तो रुचि करेगा, क्योंकि लास्ट जब भी हो रहा तो यहां से हो रहा, फिर शुरुआत कौन करेगा, रुचि करेगा। ध्यान से सुनोगे,
तो ये एक दिन में 4 काम करता है, तो एक काम करने में 1/4 दिन लेगा, तो प्लस 1/4 दिन और, तो 21 और प्लस 1/4, 21 चौके 84, 85/4 दिन होगा। ठीक है, 85/4 दिन होगा। कौन हो जाएगा? बी नंबर, 85/4 दिन होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। बी बहुत बढ़िया, सबका आ रहा है बी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वेरी गुड, बहुत अच्छा बुआ। चलिए इसे बताने का प्रयास करेंगे। ये बताएंगे बुआ। बोला जा रहा है कि 5000 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि एक भाग को 4% की दर से और दूसरे को 5% की दर से निवेश किया जाता है, तो दोनों राशियों में से प्राप्त वार्षिक ब्याज 227 रुपया है। 4% पे कितना निवेश किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन सेकंडों में उड़ा देना है। कैसे उड़ाना है? सेकंडों में बी होगा, रोहिणी का आ रहा है बी। ठीक है, देखते हैं। चलिए सभी का बी आ रहा है, बहुत अच्छा। कैसे उड़ाना है सेकंडों में हुआ, हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनने का प्रयास करोगे। जिसका पूछा जाए उसका उल्टा मानो, जिसका पूछा जाए उसका उल्टा मानना है। सुनोगे, जिसका भी पूछा जाए, 4% का पूछा जाए तो 5% का मानो, 5% का पूछा जाए तो 4% का मानो। तो देख लो, टोटल का टोटल पैसा 5000 है बुआ, और 5000 का 5000 आप मान लो कि 4% पर पूछ रहा है, तो 5000 रुपया आप 5% की दर से देते तो ब्याज क्या मिलता? तो सर जी परसेंटेज से डबल जीरो कट जाएगा, 25 250 रुपया ब्याज मिलता। क्या 250 मिला? नहीं सर, कितना मिला? तो 223 मिला। तो कितने का आपने अंतर कर दिया? तो सर जी हम अंतर कर दिए ये 27 रुपया का अंतर कर दिए। तो क्यों अंतर 27 का हुआ? सर हमने कुछ पैसा को 5% की दर से लगाया और कुछ पैसा की 4% की दर से लगाया। सर जी 5% तो ले लिए लेकिन 4% छोड़ दिए, क्योंकि ये दोनों का अंतर आया 1% का। यहां से अंतर 1 का और यहां से अंतर कितने का? 27 का है। तो अंतर का तुलना अंतर से होता, अंतर का तुलना अंतर से होता है। तो यही 1% का मान हो जाएगा 27। तो दुनिया में कोई भी चीज अपने आप में 100% होता, तो 100% का मान हो जाएगा 2700। ठीक है, आप देखिए 5% यहां माने तो नीचे में जो आंसर आएगा वो 4% का होगा। 4% का पूछ रहा है तो आपका आंसर बी हो जाएगा। क्या सही है गलत है? आपका आंसर बी हो जाएगा, आपका आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बताएंगे, बोला गया है नीचे दिए गई तालिका विभिन्न राज्यों में लोगों की संख्या को दर्शाता है। तो अब बताना है कि राज्य सी में लोगों की संख्या, राज्य ई में लोगों की संख्या का अनुपात क्या है, सी में कितना है? तो बहुत वेरी सिंपल क्वेश्चन है, 144 है। और बताओगे ई में कितना है? 280 है, तो 280 है। अब इसको आराम से आप इत्मीनान से काटना चाहते तो काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप किससे कटेगा? तो आप 7 से काटेंगे, 7 चौके, ये 4 से काटोगे 7 चौके 28, ये 4 से काटोगे 4 तिया 12, उसके बाद हो जाएगा कितना बच रहा है? फिर 24, 6 चौके 24, फिर ये कट जाएगा कितना? 18 और ये 35, 18 35 किधर हो गया? सी नंबर, 18 35 सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया बुआ, 100 आ रहा है सी। बबलू ठीक है, बहुत अच्छा। ये बताएंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बोला जा रहा है सेक्शन सी के कितने प्रतिशत छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए लेकिन गणित में अनुत्तीर्ण रहे हैं? तो सेक्शन सी में विज्ञान में उत्तीर्ण लेकिन गणित में अनुत्तीर्ण, तो सेक्शन सी में चले जाइए 8 विद्यार्थी है। कितना विद्यार्थी है? 8 विद्यार्थी है। तो 8 विद्यार्थी है कितना में से? तो 18 10 28 28 और
8 कितना हो जाएगा 36, 36 और ये 56 कितना हो जाएगा 6 6 12 और 5 3 8 ठीक 9 92 में 92 से टोटल स्टूडेंट में 8 ऐसे हैं जो कि केवल का केवल विज्ञान में उत्तीर्ण है लेकिन गणित में फेल है और परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुना करते हैं। 4 से काटोगे ये 2 बार में, 4 से काटोगे 4 दूनी 8 4 3 12 23 चौके 92 तो 200 बटा 23 200 बटा 23 अगर आप 23 से भाग देंगे 200 में तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 बार में लगभग में जाएगा, 8 बार में 8 या 24 उसके बाद 8 दूनी 16 16 और तो 18 8 पॉइंट वाला समथिंग वाला आंसर होगा, बी वाला आंसर हो जाएगा। कौन होगा, बी वाला होगा, बी वाला हो जाएगा। बहुत अच्छा, सुनोगे ध्यान दोगे बुआ, ये 50 देखना है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। बोला जा रहा है एक कार बिंदु ए से बिंदु बी की और 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से शुरू करती है और 1.5 घंटे के बाद दूसरी कार बिंदु ए से शुरू होती है और 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलते हुए पहली कार से मतलब 2.5 घंटा पहले पहुंचती है। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। बउआ देखोगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी है। ये पॉइंट ए है, ए से एक कार निकली है, एक कार निकली है जो कि 20 किलोमीटर पर घंटा से, कितना से 20 किलोमीटर पर घंटा से एक कार निकली है और ठीक इसके 1.5 घंटे के बाद फिर इसी पॉइंट से ए से 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से एक कार निकली है और ये कार 1.5 घंटा बाद निकली है और इस कार से 20 किलोमीटर पहले वाले कार से उससे 2.5 घंटा पहले ही पहुंच जाती है। तो मतलब टोटल इसका समय 2.5 घंटा, टोटल 4 घंटा पहले, मतलब ये दोनों का समय का अंतर 4 घंटा है, मतलब ये 4 घंटा पहले पहुंच जाती है, ये 4 घंटा बाद भी चलेगी ना, तो ये दोनों साथ में चलेगी। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो दोनों का टाइम का अंतर कितना है, 2 चाल रहे, ध्यान समझोगे, 2 चाल रहे, दोनों चाल का जो दोनों चाल दिया रहे, ठीक है, और उसके बाद समय का अंतर रहे। यदि समय का अंतर दिया रहे तो दूरी बराबर में, सुनोगे ध्यान से समझने का प्रयास करोगे, अगर दोनों चाल रहे दिया रहे, एक सेकंड, 2 चाल दिया रहे और समय का अंतर रहे या समय का योगफल रहे तो उसमें करना क्या है, बातों से गौर से समझना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या करना है। तो जब ऐसा रहे तो दोनों चाल को सबसे पहले गुना करो, 20 गुना 30 डिस्टेंस बराबर में ये होता है, दोनों चालों का अंतर 10 हो गया और समय बताओगे, समय क्या बताओगे, तो समय ये 4 घंटा है, तो बस अब काट तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 6 चौके 24 240 किलोमीटर की दूरी हो गया। अगर दोनों का ये हो जाएगा डी, दोनों का समय का योगफल रहता कि आने जाने में समय का योगफल, तो यहाँ पे जो है प्लस करते 30 और 20 50 करते और गुना में इधर करते, क्या करते, तो सुनोगे क्या करते, तो समय का योगफल करते जो आने जाने में समय लगा है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए बताने का प्रयास करेंगे अगला बुआ। ये बताएंगे, बोला गया एक्स तथा वाई की आय 3:2 के अनुपात में है, उनके व्यय से 7:3 के अनुपात में है। यदि माह के अंत में दोनों 800 रुपए के बचत करता है तो एक्स, सुनोगे, बचत करता है तो एक्स क्या है, सुनोगे, अगर 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 ये इस टाइप से रहे, क्वेश्चन रहे इस टाइप से, तो करना क्या है, ध्यान समझने वाली बात है। बोला गया है, बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, एक्स तथा वाई की आय 3:2 है और इसकी एक्सपेंडिचर जो है, खर्च जो है 7:3 है, 7:3 है, ठीक है, और उसके बाद सेविंग जो दिया गया है वो दिया गया 800, दोनों की सेविंग 800 है। आप क्या करो, इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए कोई जरूरत नहीं है बेसिक लगाने की, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, तो यहां से अंतर देखो 9 और 14 का अंतर कितना हो रहा है, तो 9 और 14 का अंतर 5 हो रहा है। ऊपर में क्रॉस मल्टीप्लाई की तो नीचे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 7 56,
5600 हो रहा और इधर भी 8 तिया 24। तो ये दोनों का अंतर देख लो कितना हो जाएगा। तो ये दोनों का अंतर हो रहा है 0 0 2 1 12। तो 5 बराबर में 1200 हो रहा है। तो 1 बराबर में हो रहा है, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 140 पूछा है एक्स का। एक्स पहला वाला है, पहला मतलब 3 है, तो यहां से 3 का मान कितना हो जाएगा, 24 तिया 72, 720 रुपया। क्या पूछा जा रहा है, एक सेकेंड एक सेकेंड। 800 की बचत करता है, एक की आय ज्ञात करे, तो एक की आय 3 कौन सा हो जाएगा, नहीं गड़बड़ लग रहा है कहीं पे कुछ कैलकुलेशन में, एक सेकेंड। बोला जा रहा है एक्स तथा वाई की आय 3:2 के अनुपात में है। उनके खर्च दिया गया 7:3 दिया गया है। और बोला गया यदि माह के अंत में दोनों 800 रुपए की बचत करता है तो दोनों 6800 रुपए का बचत कर रहा है। ठीक है, ठीक है। इसको गुना करोगे 3 तिया 9 और ये 7 दूनी 14। ठीक है, ये दोनों का अंतर आ गया 5 यहां से। ठीक है, और ये 8 सत्ती 56, तो ये 8 तिया 2400। ठीक है, अब ये दोनों का अगर अंतर हम लेते हैं, तो अंतर लेते हैं तो ये दोनों का अंतर लेते हैं, 4 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और सॉरी ये 5 में से 5 में से 2 जाएगा तो 3200। हाँ, 5 बराबर में हो जाएगा 3200, तो 1 बराबर में हो जाएगा 6 पंचे 30, 4 पंचे 20, 0। तो 3 की मान पूछा है, तो 3 बराबर हो जाएगा 0, 4 तिया 12, ठीक है, 6 तिया 18, 1 19, 1920 हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए इसे बताने का प्रयास करेंगे, अगला बताने का प्रयास करेंगे आप, क्या होगा। बोला गया है जब जब वर्षों की संख्या प्रति वर्ष ब्याज की दर के आधे के बराबर है, मतलब जो समय है, जो भी दर होगा, समय जो दर मान लीजिए R% है अगर, ठीक है, तो समय दर की आधा होगा। ठीक है, तो बोला जाता है तो राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/8वां होगा। मतलब राशि मानो P रुपया, P का साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुना समय। समय कितना है, तो R/2 गुना दर और बट्टा में 100 कर दिए, तो बोला गया P का 1/8 होगा साधारण ब्याज। P का 1/8, P से P कट जाएगा, ये बताओगे R गुना R हो जाएगा, और R उधर ये 200 हो जाएगा, 200 उधर चला जाएगा, तो R² बराबर में ये 2 नीचे आ जाएगा, और 100 पहले से था 200, और उधर गुना में जाकर क्या हो जाएगा 200/8, काटोगे 25 अठे 200 होता है, R² 25, तो R बराबर में 5%, तो रेट आ गया 5%। बोला जाता है 15,000 के लिए उसी ब्याज दर पर 8 वर्षों के साधारण ब्याज की गणना 15,000 रुपया का उसी दर पे, तो दर कितना है 5%, 8 वर्षों के लिए, तो 8 पंचे 40% का ब्याज बनेगा। साधारण ब्याज के प्रश्न में दर निकालने के लिए समय और दर को गुना कर देते हैं, तो 8 पंचे 40% ब्याज बनेगा किसका, तो 15,000 का, और ये कट जाएगा, तो 15 चौका 60, 6,000 रुपया, 6,000 रुपया डी होगा, 6,000 रुपया होगा आपका, डी होगा। डी होगा। चलिए इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये हो जाएगा 5 दूनी 10, और 10 से भागा करोगे 40 में, खत्म हो गया, इधर 4 गुना में, ठीक है, ये भाग कर दोगे, 6 तिया 18 गुना, ये माइनस करोगे तो 3 5 तिया 15, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि -5 और माइनस माइनस प्लस 5, ठीक है, और ये भागा में 25, ठीक है, भागा में 25 टोटल में, तो यह हो जाएगा 5 तिया 15, 15 और 5, ये 5 तिया 15, 15 5 20, गड़बड़ हो रहा है क्या, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 में से 3, 3 का 5, और ये घट जाएगा अगर इसमें से -5, ये का 15 तिया 45, ठीक है, 15 तिया 45, 45
और 20 50। इसको पूरा करोगे पनरतिया, पहले गुना का क्रिया करोगे, पनरतिया 45 45 और 5 20, 45 सॉरी 45 और 5 50, 50 में ये काटोगे 2 और 4 दूनी 8, आंसर हो जाएगा 8 आपका। ये बहुत अच्छा, ये अपने से खुद से कर सकते हो, करने की कोई जरूरत नहीं है। भाई साहब यहाँ मैथ्स देख रहे हो या तो फिर भाई का बर्थडे मना रहे हो या तो कुछ और कर रहे हो, गजब स्थिति है यार। गुड नाइट, गुड, सब कुछ हो रहा है, बोला जा रहा है, सुनोगे। यदि इतना को 88 भी विभाज्य है तो b माइनस ए के मान, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हो। 8 a 5 1 4 6 b 88 से विभाज्य है। 88 को लिख सकते हैं 11 गुना 8, ये हर एक एग्जाम में आता है, ध्यान रखोगे। मतलब एक बार 8 का चेक करो फिर 11 का, तो 8 का विभाज्यता का नियम है अंतिम का 3 अंक, अंतिम का 3 अंक 8 से विभाजित करो तो 6, और यहाँ पे क्या रखेंगे b के जगह पे ताकि 8 से विभाजित, 8 पंचे 40, 40 दिए 6 हो जाएगा। क्या रखे सर, 4 रखो ना बॉक्स में, सर 4 रखो ना, बी का मान 4 रखो तो 64 हो जाएगा, ठेठी 64, तो बी का मान 4 आ गया। अब बताओ 11 का विभाज्यता का नियम, तो अल्टरनेट संख्या को जोड़ो और अंतर लोगे तो यह तो 0 आ जाए, यह तो 11 का मल्टीपल आ जाए, तो हो जाएगा। तो देखो भाई साहब, तो अल्टरनेट 8 5 13, 13 4 हो जाएगा 17, 17 और 4, 17 4 21 हो जाएगा, 21। अब देखो अंतर लेंगे, a प्लस 1 1 हो जाएगा, a प्लस 1 1 1 1 1 और 7, ठीक है 6 7, तो 7 प्लस में a, 21 में से क्या घटाए ताकि 0, यह तो 11 का मल्टीपल आ जाए, तो हम कहते हैं कि सर जी 21 में से क्या आप 10 घटाओ ताकि 11 आ जाए, तो यहाँ पे 10 घटाने के लिए 3 रख, 7 3 10, 10 घटाओगे तो 11 आ जाएगा, मतलब a का मान 3 आ गया। तो b माइनस ए करना है, तो a b का मान 4 आ गया, a का मान यहां से 3 आ गया, तो 1 हो जाएगा, डी नंबर आपका डी हो जाएगा। इसे बताने का प्रयास करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोला जा रहा है। सुनोगे, 15 संख्या का औसत 30 है तो योगफल कितना जाएगा, 15 45 450, बोला जाता है। जबकि 13 संख्याओं का औसत 32 है, तो 13 संख्या का औसत, तो योगफल कितना जाएगा 13 गुना 32, इसको गुना करोगे तो 13 दूनी 26, ठीक है, 13 39 39 39 50 41। आप बताओगे 39 और 2 41 होता है, ठीक है। तो दो संख्या को आप छोड़ दिए जो कि वो दोनों बराबर है, तो दोनों का ये टोटल 15 का था, ये 13 संख्या का था, घटाओगे दो संख्या का आ जाएगा योगफल, ये आ जाएगा 4 और ये जाएगा 4 में से 1 जाएगा तो 3 34। तो दो संख्या जो कि बराबर बराबर है, दोनों का योगफल 34 आया, तो एक संख्या कितना होगा, तो एक संख्या 17 का होगा, ठीक है, 2 से भाग दे दोगे एक संख्या 17 का होगा, एक संख्या 17 का होगा। बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इतना इतना, बोला गया है 4 पे पावर 2, ठीक है 4 बराबर में क्या, ये पहला पहला टर्म जो है ये सही है या नहीं है, तो इसका मतलब होता है गुना करना, ये दोनों गुना, तो 4 पे पावर 4 2 गुना 4, तो 4 दूनी 8, क्या बराबर इसका है, और इसका मतलब होता है ऊपर से नीचे को सॉल्व करना, मतलब पहले पावर वाला सॉल्व करो, तो 4 पे पावर कितना, 4 पे पावर, ये ऊपर से सॉल्व करोगे तो 4 पे पावर ये 2 है, 2 पे पावर 3 है, तो पहले ये 3 को सॉल्व करो, 2 पे पावर 3 कितना होता है 8, तो देखोगे ये इक्वेशन हमारा बराबर हो गया। और इसका मतलब क्या होता है, तो दूसरा इक्वेशन में 4 पे पावर 3 पे पावर 2, तो पहले इसको सॉल्व करो, ये बड़ा होना चाहिए 4 पे पावर 6 से, देख लो, तो 4 पे पावर 3 पे पावर 2 कितना होता है, तो 4 पे पावर 9 हो जाएगा, 3 पे पावर 2 9 होता है, तो ये ऑटोमेटिक है 4 पे पावर 6 से बड़ा है, ये भी सही है, ये भी, दोनों इक्वेशन सही है, सी हो जाएगा, दोनों का दोनों सही हो जाएगा, दोनों का दोनों सही है, दोनों का दोनों सही है।
बोला जाता है किसी संख्या में इतना से भाग देने पे शेषफल 19 रहता है, यदि उसी संख्या में 17 से भाग दिया जाए तो 17 से शेषफल में ही भाग दे दो। इस टाइप का क्वेश्चन में जो दिया जाए, जो शेषफल है शेषफल में ही भाग दे दो, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो 2 आ रहा है। ये सब आप पढ़े होंगे, एकदम इजी इजी क्वेश्चन रहता है। बोला गया 5 सदस्यों वाली कंपनी ए की औसत इतना है, 4 सदस्यों के कंपनी बी की औसत इतना है, 48 वर्ष है। कंपनी बी की तुलना में कंपनी ए की आयु से कितने प्रतिशत कम है। बोला जाता है 5 सदस्य, तो दोनों गुना कर दो पहले, तो टोटल कितना हो जाएगा एक कंपनी में, टोटल का योगफल, पांचों का योगफल, तो 8 पंचे 40, 4 पंचे 20 और 4 40, 4 पंचे 20 और 2 200, टोटल योगफल 24 हो जाएगा। बी में देख लो 4 सदस्य है, तो 4 8 चौके 32, 4 चौके 16, 192, तो देखो कितना कम है। तो भाई साहब क्या पूछा है कि कंपनी बी की कुल आय ए की कुल आय से कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है देख लो। तो सर घटा के देखेंगे 2, और ये हो जाएगा 12 में से 9 जाएगा, तो 12 में से 9 जाएगा 3, 32 कम है किससे, तो 224 से। तो 224 प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना करेंगे। आप इसको काट सकते हैं, आप इसको आराम से काट सकते हैं। 4 से काटेंगे ये 8 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 पंचे 20, ठीक है, 4 पंचे 20, उसके बाद 6 चौके 24, 8 सत्ती 56, 7 बार में, ठीक है। तो 1/7, तो 1/7 14 सही 2/3%, मतलब 100/7% तो है, ये ठीक तो है, ये हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है। सोन आगे बढ़ते हैं, वाह बनाया जाए इसको। अगर एक्स की राय में उसकी भार 60 केजी से अधिक है लेकिन 68 केजी से कम है, वाई इसमें सहमति नहीं है और कहता है कि एक्स का भार 62 किलोग्राम से अधिक लेकिन 70 किलोग्राम से कम है। एक्स की मां मानता है कि एक्स की भार 64 किलोग्राम से अधिक है। यदि वे सभी अनुमान सही है तो एक्स की विभिन्न संभावित औसत क्या होगा। ए बउआ, एक बोल रहा है एक्स की राय में 60 किलोग्राम से, जो एक्स की जो वजन है वो 60 किलोग्राम से अधिक लेकिन 68 किलोग्राम से कम है, ये चीजें बोला जा रहा है। दूसरा, वाई नाम के व्यक्ति एक्स के बारे में बता रहा है कि तुम्हारा भार जो है 62 किलोग्राम से अधिक लेकिन 70 किलोग्राम से कम है, और एक्स की जो मां है वो सही बताएगी। बोला जा रहा है एक्स की जो भार है, जो एक्स की भार है वो 64 किलोग्राम से क्या है, 64 किलोग्राम से अधिक है। एक्स की भार जो है 64 किलोग्राम से अधिक है, तो सभी का अनुमानित सही है। तो बताओगे भार का एक पूर्णांक क्या होगा, सभी का संभावित है, औसत क्या, औसत में बताओगे आप। एक बात बताओ, 64 से अधिक, तो 64 से अधिक 65, इसके बीच में 60 से 68 के भी बीच में आगे पाला सेटिस्फाई हो गया, इससे बताओगे। ये आप बताओगे, या तो आप इसको सेटिस्फाई कर दिए हो। 62 से मतलब समान नहीं है, अलग अलग है, सबको अलग अलग लेना है। एक 65 ले लो, एक 66 ले लो, एक 67 ले लो, एकदम सही होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ये इससे भी बड़ा हो गया, ये इसके भी बीच में आ गया, इसके भी, ये भी आ गया, इससे 66 64 से भी बड़ा हो गया, ये भी, सब इसके बीच में आ रहा है। तो अलग अलग ले लो ना, संभावित मान ले लो, कोई दिक्कत नहीं, इसी का योगफल निकाल दो, औसत निकाल दो, तो आ जाएगा 18, ठीक है, 19, और 3 बार लिए तो 3 से भाग दे दो, औसत निकाल दो। औसत पूछा, औसत बोला है, 6 18, 6 18, 66 किलोग्राम, बी हो जाएगा। कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बी हो जाएगा। सही है। बोला जाता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बोला जा रहा है एक बस में कुल 60 छात्र यात्रा कर रहे हैं, उसमें से लड़के और लड़कियां की संख्या क्रमशः 2:1 है, बॉयज और गर्ल्स की 2:1 है, और टोटल है 60। टोटल जहां 3 है, 3 बराबर 60, तो 1 बराबर में हो जाएगा 20, तो ये 40 और ये वाला 20। इतना स्टूडेंट है, लड़कों की संख्या 40 है और लड़कियों की संख्या 20 है। बोला था अगले बस स्टॉप पे
में से 15 लड़के उतर गए तो 40 में से 15 उतर गए तो 25 बचे। और बोला जाता और 5 लड़कियां आ गई, चढ़ गई, तो 20 था, 5 चढ़ गए तो 25 हो गया। बोला जाता और इससे अगले स्टॉप में 5 लड़के चढ़ गए तो 25 था, तो अब 30 हो गया। ठीक है, 5 चढ़ेगा तो। अब बोला जाता 10 लड़कियां उतर गई तो 25 था, तो 10 उतर गई तो 15 बचा। तो बोला जाता है तो लड़के और लड़कियों के अनुपात की काटोगे ये दोनों तो 2:1 ही होगा। 2:1 ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बोला जा रहा है, बोला जा रहा है ए बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। एक कुल पूंजी का 33.1/3% पूंजी का 25 पर बी पूंजी का कुल पूंजी का 25% और सी शेष पूंजी निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल इतना रुपए का लाभ तो ए का हिस्सा ज्ञात करें। ए बी सी 3 व्यक्ति है और पूंजी का निवेश कर रहा है। 33.1/3% का फ्रैक्शन मान होता है 1/3। इसका फ्रैक्शन मान 1/3 होता है और 25% का फ्रैक्शन मान 1/4। तो ये नीचे वाला का कैपिटल माना जाता है। 3 और 4 का एलसीएम, तो टोटल कैपिटल आप मान लो 3 और 4 का एलसीएम कितना होता, 12 मान लो तो आपके पास टोटल पूंजी 12 रुपया पूंजी लगाएंगे तो व्यापार स्टार्ट हो जाएगा। 12 रुपया अगर पूंजी आप लगाएंगे तो व्यापार क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो बोला जाता है ए 1/3 पूंजी ए लगाता है, तो 12 का 1/3 4 हो गया। बी 12 रुपया का 1/4 पूंजी लगा था 3, और बाकी जो बचता है वो सी लगाता था। 4 3 7, 7 रुपया इधर लग गया तो बचा कितना 5, तो 5 कौन लगाएगा, सी। इसी अनुपात में लाभ भी होगा, पूंजी के अनुपात में लाभ होता है। तो ए का पूछा टोटल लाभ कितना होगा, तो टोटल लाभ 21,9,000। तो ए का पूछा था ए का लाभ 4 होना चाहिए, कितना में 4 3 7 में 12 में से। ठीक है, तो 4 तिया 12, 3 कटा, ये कटेगा 3 से, ये 7 हो जाएगा, ये 3 तिया 9, यही ए का लाभ हो जाएगा 73 वाला डी नंबर आंसर हो जाएगा। 73,000 डी हो जाएगा, 73,000 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बोला जाता है एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला तथा उसके मित्र को शेष भाग का धन का 3/8 भाग मिला। यदि दोनों भाग का अंतर 36 हो तो कुल धन का कितना, तो कुल धन कितना था, सुनोगे। बोला जाता है 3/8 और 3/8 यही है, तो दोनों का एलसीएम तो 8 होता है, लेकिन हम कहते हैं ये दोनों का टोटल, आप जो संख्या बोला गया टोटल संख्या लेट संख्या मान लो 88 64। 64 का बोला गया एक व्यक्ति को जो कुल धन का 3/8, तो 64 का 3/8 करोगे तो 1 ये इसका करोगे तो 3/8 8 दिया कितना, 64 का 3/8 पहला व्यक्ति का 8 हो जाएगा। 8 दिया 24 मिला है पहला व्यक्ति को। दूसरा व्यक्ति को बोला शेष, तो 64 में से 24 घटा दोगे तो 0 और ये 40, 40 का 3/8 इसको भी मिलता है, तो ये 5 5 दिया 15, इसको 15 मिला, इसको 24 मिला, तो ये दोनों का अंतर कितना हो गया, ये दोनों का अंतर 9 हो गया। क्वेश्चन के अनुसार बोला 36 रुपया, 9 बराबर 36, तो 1 बराबर में 4 हो जाएगा। तो पूछा है कि कुल धन, तो कुल धन आप क्या कितना माने थे 64, तो 64 बराबर क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, ठीक है, 6 चौके 24, 24 और 1 25, 256 रुपया। सी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। लगा ए और बी ऐसी दो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, ए बड़ा है बी से और उनका लॉस 209 है। ए स्क्वायर माइनस बी का मान कितना होगा। वो आप मुझे बताएंगे दो अभाज्य संख्या का एलसीएम क्या होता है, तो संख्या का गुणनफल ही संख्या का एलसीएम हो जाता था। गुणनफल या एलसीएम दोनों बराबर ही होता है और एलसीएम दिया गया 209। अब बोला गया ए बड़ा है, तो ये दो ऐसी अभाज्य संख्या लो जो कि गुणनफल कितना आ जाए 209 हो जाए। तो हम कहते हैं कि एक को 19 गुना 11, ये 11 का मल्टीपल दिख रहा था, तो ए बड़ा लेना है बी छोटा लेना है, तो ये दोनों गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या का जो एलसीएम होता है संख्या का गुणनफल होता है। ध्यान समझोगे, बोला गया ए का स्क्वायर, तो 19 का स्क्वायर करोगे तो 300 कितना होता है 61, और माइनस बी, बी का मान 11 घटा दोगे तो 350,
ये आंसर। ये याद रखोगे कि आभाज्य संख्या का जो गुणनफल होता है वही एलसीएम होता है, जो एलसीएम होता है वही गुणनफल होता है। बोला गया 0 से 25 के बीच में सभी विषम संख्या के योगफल ज्ञात करें। 0 से 25 तक में मतलब 1 से स्टार्ट होगा और यहाँ 51 तक जाएगा, 51 तक। तो 51 तक में टोटल कितने संख्या होगा? तो टोटल 26 को होगा। कैसे? 52, देख लो 52 का आधा कितना होता है? 26, 50, ठीक है, तो 26 हो जाएगा। ध्यान समझने का प्रयास करोगे कितना संख्या है, क्योंकि दो दो संख्या के बाद में विषम संख्या आता है, तो प्रत्येक 2 का गैप करोगे तो आपका 26 को हो जाएगा, 1 से लेकर 51 तक। तो जब विषम संख्या का योगफल होता है तो n स्क्वायर, मतलब जितना संख्या उसका स्क्वायर कर दो। 26 को संख्या इसका स्क्वायर कर दो, कितना होता है? 676 आंसर हो जाएगा। विषम संख्या का योगफल संख्या का योगफल होता है, संख्याओं का योगफल होता है। ये बताएंगे। बोला जा रहा 3 साझेदार ने एक व्यवसाय में लाभ को 9, 8, 11 के अनुपात में बांटा। तो लाभ को ऐसे बांट रहा है, 9, 8, 11 के अनुपात में बांट रहा है, और अपनी पूंजी क्रमशः 4 महीना, 6 महीना, 18 महीना के लिए निवेश किया, उनकी पूंजी ज्ञात करें। तो समय क्या लगा रहे? 4, 6, 18। इसका आप इसको काट भी सकते, 4 महीना को काटेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 हो जाएगा, ये 3 महीना हो जाएगा, ये 9 महीना हो जाएगा, काट दोगे तो। कैपिटल सुनोगे, प्रॉफिट होता है कैपिटल गुना पूंजी गुना समय, और निकालना है कैपिटल, तो टी इधर आ जाएगा, प्रॉफिट बटा टी होता है कैपिटल, ठीक है। तो प्रॉफिट बटा 2 मतलब 9/2 ये कैपिटल आ जाएगा, ये 8/3 कैपिटल, 11/9। आप जानते हैं ये गलत रेशियो है, गलत रेशियो है, तो 2, 3, 9 का एलसीएम लेकर गुणा कर दीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा? 18। 18 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये कटेगा 18, 9, 9, 9 81 पहला, ठीक है, पहला आ जाएगा। ये काटोगे 18 को 3 से काटोगे तो 6, 6, 8 छक्के 48, ये काटोगे 2, 11 दूनी 22, 81, 48, 22, 81, 48, 22, ये बी नंबर हो जाएगा, 81, 48, 22 जी। बोला गया यदि ये दिया गया है, ये समानुपात का साइन है, और बोला गया तो y का मान ज्ञात करो। जब समानुपात रहता है तो नीचे 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 मतलब अंदर अंदर वाले गुना, बाहर बाहर वाले गुना, तो ये हो जाएगा 3.6 गुना y बराबर में 1.2 गुना में 4.8, ये उड़ जाएगा, ये उड़ जाएगा, 12 या 36, ये कटेगा, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? 3 से ये उड़ेगा, 16 या 48, फिर इसको काटोगे तो 5 और ये 8, y का मान हो जाएगा 8/5 सी नंबर, 8/5 सी नंबर, 8/5 सी नंबर। चलिए यहीं आपका मैथ समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।